अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मोहब्बत की जीत पार्ट 5। अस्सलाम वालेकुम। अंदर के हालात चाहे कैसे ही हो मगर मजलिस के आदाब का तो ख्याल रखना ही था। वो तीनों मेहमानों के सामने रखे सोफ़े पर बैठा टेबल को तकने लगा। आंखों में इतनी भी सख्त ना थी कि ऊपर उठ सके। वो समझ चुका था मगर अनजान बन रहा था। भाई, हमें तो ज़ोहाब शुरू से ही पसंद था, इसलिए तो बात करने में जल्दी की है, वरना शादी तो बाद में भी होती रहती। लेकिन अच्छा लड़का जितनी जल्दी बुक कर लिया जाए उतना ही अच्छा है। शफीक अंकल ने कहकहा लगाकर माहौल को गरमाया। सब हंस रहे थे सिवाय उसके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही थी कोई समझ ही ना सका। या कुछ ऐसा हो जाता, रास्ते जुदा होते, मंजिलें भी मिल जाती, फिर हवाएं मुस्कुराती। बेटा, हुस्ना को अपना घर तो दिखाओ, कुछ बात वगैरह भी कर लेना। शफीक अंकल ने खुद ही कहा तो डैड ने भी इस बात में सर हिला दिया। जाओ बेटा, मगर ख्याल, हमारा जोहाब काफ़ी शरारती है, कभी कभी तंग मत आ जाना। आप ही इकरा की बात पर वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। जोहाब ना चाहते हुए भी उसके साथ चल दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी और सखा की मंजिलें जुदा होने वाली है, कोई तीसरा उसकी और सखा के दरमियान आने वाला है। दिल ने कई बार चाहा कि हुस्ना को सब कुछ बता दे, गर वक्त तक का तकाजा कुछ और था। वक्त मोहलत मांग रहा था। आप कुछ बोलते नहीं, हुस्ना ने चलते हुए इस्तफसार किया। मगर वो क्या जवाब देता। यही कि बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, या फिर ये कि वो किसी और को चाहता है, किसी और से मोहब्बत करता है, किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने के सपने उसके दिल की गलियों में आबाद है, उसकी सांसों पर किसी और का नाम लिखा हुआ है। या फिर ये कि वो एहसास जो किसी को अपनी तरफ खींचता है, किसी को अपना बनाता है, सिर्फ़ और सिर्फ सखा के लिए ख़ास है। अत खिले गुलाबों के रंग गहरे हो जाते, देख मेरे हमराही, पर ये किस लिए होता। 5 मिनट में वो सबके सामने मौजूद थे। खामोशी के सिवा किसी ने बात ना की। हुस्ना को जोहाब की खामोशी भा गई। उसकी झील आँखों ने हमेशा की तरह उसको भी अपने शहर में जकड़ लिया। उसकी सियाह जुल्फ़ों ने हुस्ना की जुल्फ़ों को बेमानी कर दिया। चेहरे से छलकती शर्म व हया ने उसका दिल चुरा लिया। पहली ही नज़र में उससे भी शायद जोहाब से इश्क हो गया। तो कैसी रही बातें, मिसेस शफीक के पूछने पर वो शर्मा गई। कुछ नहीं होता, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना। मेरे भाई के साथ रह रहकर आपका ये जो शर्म हया का दामन है ना, गिर जाएगा। इकरा ने हुस्ना को छेड़ा, मगर वो तो खुद जोहाब के शर्म हया से मुतासिर हुई थी। तो फिर नेक काम में देरी कैसी, अगले ही हफ्ते मंगनी की रस्म अदा कर दें। शफीक साहब की बात सुनकर रफ़ीक कदरे हैरान हुए। लेकिन आपने तो कहा था कि बस बात पक्की करनी है। मिसेस रफ़ीक ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हाँ भाभी, कहा तो यही था, मगर मैं चाहता हूँ मेरे इंग्लैंड जाने से पहले ये मंगनी हो जाए। बस शादी तो 4 साल के बाद ही होगी, आपकी मर्ज़ी से। उन्होंने तसल्ली दी तो चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात दिखाई दिए। मगर वो तो वहाँ मौजूद ही ना था जिसकी बात पक्की की जा रही थी, जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला किया जा रहा था। वो तो किसी और के ख्यालों में था, ऐसे ख्यालों में जिधर से वापसी नामुमकिन थी। इस खुदाए बरतर ने लिख दिया हथेली पर, रास्तों की उल्फत में मंजिलों की तन्हाई। नज़्म के ख़त्म होने पर उसका चेहरा आंसू से तर था। नज़्म का एक एक लफ्ज़ उसको गुज़रे कल की याद दिला रहा था, मगर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था, सिवाय उसके कि टीवी को बंद करके अपनी रूठी किस्मत का सोग मनाए या अपने रब से अपनी मोहब्बत मांगे। दूसरी तरफ खामोश आंखें उसके कौन कौन से सवालों का जवाब देती। लाल जोड़ा, खनखनाती चूड़ियाँ, हाथों में लगी मेहंदी, ये सब उसके सवालों का जवाब था। और कुछ नहीं तो कमरे के बाहर से आती आवाज़ें उसका मुंह बोलता सबूत थी। यकायक कमरे का दरवाज़ा खुला। 5 से 6 लड़कियां कमरे में दाखिल हुई। सब ने शौक कपड़े पहने, ज़ेब तन किए हुए थे, और वो सब इसके चारों तरफ आकर बैठ गई। क्या दूल्हा है, वाइट शेरवानी वाइट रंग पर क्या जच रही थी, बस क्या बताए। एक आवाज़ गूंजी, अल्लाह, काश इसके बदले आज मेरी उससे शादी हो जाती। इतना हसीन दूल्हा तो किस्मत वालों से ही मिलता है। दूसरी आवाज़ ने उसके जले पर नमक छिड़का, तुम मेरे ज़ाहिर को
देख रही हो तभी ऐसी बातें कर रही हो। अगर मेरे अंदर झांक लेती तो ऐसी बातें ज़बान पर ना लाती। उसने कहना चाहा मगर दिल की बात दिल में ही रह गई। लड़कियों, जल्दी से दुल्हन को बाहर लाओ, निकाह का वक्त होने वाला है। बाहर से एक आवाज़ आई और सब इसके लहंगे को सेट करने लगी। शहर के क्लब में वाक़ होटल स्टार 1 के वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। सफ़ेद रंग के गेट के साथ खड़ा एक चाको चौबंदगार डास होटल के सिक्योरिटी कर रहा था। अपना नाम रजिस्टर्ड करवाने पर वो होटल में दाखिल हुई। ये गैराज था। टूटा फूटा फर्श किसी तौर पर भी किसी आला पाए का होटल नहीं लगता था, मगर बाहर से तो जज नहीं किया जा सकता था। उसने बिल्डिंग के अंदर कदम रखा तो उसके ख्याल की नफ़ी हो गई। ब्राउन टाइल्स से बना फर्श 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। हालांकि होटल के नाम के साथ 4 स्टार थे, मगर स्टाफ और अंदर के दिलकशी से 5 स्टार बना रही थी। वो रिसेप्शन पर गई। जी, मुझे ज़ोहाब के रूम का एड्रेस चाहिए। उसने कंधे से लटकाए पर्स को ठीक किया जो अगले ही लम्हे नीचे गिर सकता था। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उसको इस्तफहामिया नज़रों से देखा। जी, मैं उसकी कज़िन हूँ, उगबी अवान। कुछ देर उसको यूं ही देखने के बाद उसने रजिस्टर से ज़ोहाब का नाम ढूंढा। रूम नंबर 12 में है, ये कहकर उसने दोबारा कान पर फ़ोन लगाकर बात करना शुरू कर दी। जी, आप बता सकती हैं कि कौन से फ्लोर पर ये रूम है? वो यहाँ पहली बार आई थी। एक बार फी वाउचर पर उसने होटल 1 का नाम लिखा हुआ देखा था। इस वक्त उसे मालूम न था कि ये नाम आगे चलकर काम आएगा। 3rd फ्लोर पर, लेफ़्ट साइड पर। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों की तरफ चल दी। लिफ्ट का पूछ कर वो वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। सामने सीढ़ियाँ नज़र आई तो वो बिना सवाल जवाब करे ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। ये स्टेप काफ़ी ऊंचा और फिसलन था। कोई भी बेध्यानी में उठाया गया कदम उसे नीचे गिरा सकता था। वो मजबूत कदमों के साथ ऊपर जा रही थी, हाथों में लर्जिश बढ़ती जा रही थी। 3rd फ्लोर पर उसकी नज़र लेफ्ट साइड पर गई तो वहाँ एक बड़ा सा शीशा था जिसमें से बाहर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। सामने ही एक दरवाज़ा था जिस पर बड़ा सा 12 लिखा हुआ था। वो आगे बढ़ी और दरवाजे पर बेल दी। वो थोड़ी बहुत सहमी हुई थी, मगर एक बेचैनी भी थी जो उसे अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। 1 मिनट वो यूं ही खड़ी सोचती रही, मगर कोई जवाब न आया। एक बार फिर उसने बेल बजाई। इस बार भी कोई जवाब न आया। एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हुई। उसने यक्के बाद दिगर 4-5 बेल की, मगर सब बेसुर रहा। कहीं ज़ोहाब फ्लैट छोड़कर चला तो नहीं गया? इससे पहले वो कुछ और सोचती, एक ख्याल उसके अंदाजे को गलत साबित कर दिया। अरे नहीं, अगर वो यहाँ से चला गया होता तो रिसेप्शन पर मौजूद लड़की को ज़रूर खबर होती। उसने एक बार फिर बेल दी, मगर मायूसी ही मुकद्दर बनी। वो शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह पलटी ही थी कि एक खड़का हुआ। उसने पलट कर देखा तो सामने मौजूद शख्स को देखकर हैरान हो गई। वो किसी भी तरह से ज़ोहाब नहीं लग रहा था, लेकिन वो ज़ोहाब ही था। मगर ज़ोहाब इस हालत में? उसके ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो टुकटुकी बांधे उसको देखती रही। बिखरे बाल, बोझल आँखें, उदास और मुरझाया हुआ चेहरा जिस पर साल हर साल से खजा छाई हो। तन भी ढीला था। ब्लैक कलर की हाफ स्लीव टी शर्ट और ब्लैक ही ट्राउज़र में उसकी ये हालत काबिले रहम थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से की बजाय सुकूत था। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने निहायत नरम लहजे में पूछा था, मगर वो जवाब देने की बजाय बिला इजाज़त फ्लैट के अंदर दाखिल हो गई। ज़ोहाब ने भी कोई मज़ाहमत ना की और बिना कुछ कहे उसे अंदर आने दिया। उसने फ्लैट का दरवाज़ा बंद करना चाहा था, हाथों को ऊपर उठाने की सख्त बाकी ना रही। ज़ोहाब, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? उसने हाथ पकड़कर बैठाना चाहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने अपना किसी जलते हुए तंदूर में हाथ डाला हो। उसने उसकी पेशानी को छुआ जो तपते सहरा की मानिंद था। ये क्या, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। उसको पकड़कर सोफे पर बिठाया। मैं ठीक हूँ, तुम चली जाओ। उसने उसके हाथों को झटक दिया। अरे कैसे चली जाऊँ? तुम्हें इस हालत में मैं कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? उसने अपना पर्स मेज़ पर रखते हुए कहा। उसने बोलने की कोशिश की, मगर बुखार की शिद्दत से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। मैं कहीं नहीं जाने वाली, अपने आप को तो देखो बुखार में। उसने उठकर पहले तो फ्लैट का दरवाज़ा लॉक किया और फिर उसके पास आ बैठी।
तुमने मेडिसिन ली थी? इतना तेज़ बुखार है। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अपनी शर्ट तो देखो, पसीने से शराबूर है। उसके कदम खुद ब खुद किचन की तरफ चल दिए। पानी को एक देगची में डाल कर लाई और साथ ही सोफे पर पड़े एक सूती कपड़े को तह लगाकर गीला किया और उसे ज़ोहाब के सर पर रखने की कोशिश की तो उसने उसके हाथ को झटक दिया। वो उठने की नाकाम कोशिश की। मैंने कहा ना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, चली जाओ यहाँ से। कमज़ोरी के बाज़ उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अपनी हालत तो देखो ज़ोहाब, तुम सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे और तुम मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हो। सुन लो तुम, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही। ये सब कुछ उसने सख्ती से कहा, मगर अगले अल्फाज कहने के लिए उसने अपनी रुत बदली। देखो ज़ोहाब, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हमारे दरमियान एक रिश्ता और भी है। मैं तुम्हारी कज़िन भी हूँ और इस वक्त एक कज़िन तुम्हारे सामने खड़ी है। कम से कम उसको तो अपना फ़र्ज़ निभाने दो प्लीज़। उसने उसके घुटनों पर हाथ रखकर निहायत आजिज़ी से कहा। उर्वी के ये अल्फाज सुनकर वो पल भर के लिए खामोश हो गया। शायद किसी गहरी सोच में डूब चुका था। कुछ देर पहले ही मैंने टैबलेट ली थी। कुछ लम्हे गुजरने के बाद उसने जवाब दिया। वो हल्का मुस्कुरा दी। इसका मतलब तुम डॉक्टर के पास नहीं गए? उसको सहारा देते हुए कमरे में ले गई और फिर बेड पर बिठा दिया। मैं अभी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। अपने मोबाइल से डॉक्टर को फ़ोन किया और फिर किचन में जाकर उसके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम किया। इसके कमरे से चले जाने के बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और सुस्ताने लगा। दूसरी तरफ आज सुंबल को शाहवेज़ ने मिलने के लिए बुलाया था। वो उसके घर में गई तो उसके घर का दरवाज़ा खुला पाया। अजीब आदमी है, दरवाज़ा भी खुला छोड़ा हुआ है। वो गर्दन को झटका देकर घर में दाखिल हुई तो सामने ही टीवी लाउंज था। टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। सामने टेबल पर कोल्ड ड्रिंक और सैंडविचेस की खाली प्लेट भी पड़ी हुई थी। टीवी भी ऑन किया हुआ था। जनाब साहब ने आगे बढ़कर टीवी का रिमोट उठाया और उसे बंद करते हुए शाहवेज़ को आवाज़ दी। शाहवेज़, उसने दूसरी बार आवाज़ दी मगर कोई जवाब ना आया। वो उसके बेडरूम की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वो शाहवेज़ की फौलादी सीने से जा टकराई। आज पहली बार वो उसके सीने से टकराई थी। शाहवेज़ ने भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपने बाजुओं को उसके गिर्द हमायल करना चाहा, लेकिन उसने झटके से उसे पीछे कर दिया। बेशरम कहीं के। उसके चेहरे पर सुर्खी बढ़ गई थी। आंखें शर्म के मारे झुकती चली गई। अरे भाई, अब शर्म कैसी? अपनी होने वाली बीवी के साथ रोमांस भी नहीं कर सकता? एक बार फिर उसको अपनी बाहों में लेना चाहा मगर उसने फिर से उसके बाजू झटक दिए। बीवी बनी नहीं हूँ जनाब साहब, ये कहकर वो सोफे पर जा बैठी। हाय हुस्न! अपने होठ काटते हुए एक पल के लिए उसने दरवाजे से टेक लगाई और फिर उसके पीछे जा बैठा। अब बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? उसके बैठते ही सुंबल ने सवाल दागा। क्यों भाई, अब वैसे ही नहीं बुला सकता? तुमको अपने पास बुलाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत है क्या? उसने रोमानवी अंदाज में उसके बालों की लटों को छूते हुए कहा। उसकी आंखें मदहोश कर देने वाली थी। अगर वो एक बार अपनी निगाहें उठाकर उसकी आंखों को देख लेती तो यकीनन उसका दिल भी मचल जाता। जी हाँ, फ़ौरन वहाँ से बर्तन समेटते हुए किचन में ले गई और अपने जी को संभालने की मामूली सी सही की। मर्जी है जनाब, अब हमसे दूर भी होते जा रहे हैं आप। उसने भी सुंबल का पीछा किया और पीछे से उसके बाजुओं को पकड़ लिया। उसकी सांसें उसकी जुल्फ़ों में इर्तियाश पैदा कर रही थी। बात को गोल गोल मत घुमाओ, कोई बात है तो बताओ वरना मैं जा रही हूँ। इस बार फिर उसने अपने आप को संभाला और उससे पीछे झटक दिया और किचन से बाहर आ गई। हाय रे किस्मत! अपना हाथ ज़ोर से शेल्फ पर मारा और टीवी लाउंज में आया। अब बताओगे भी या फिर मैं जाऊँ? अपना पर्स उठाते हुए उसने आखिरी बार पूछा। धमकी दे रही हो? उसने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। हाँ, उसने आंखों को इर्द गिर्द घुमाते हुए कहा, लेकिन जब नज़रों को सामने किया तो उसे अपने करीब पाया। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। देखो शाहवेज़, पीछे हटो। उसकी ज़बान अब लड़खड़ाने लगी थी। शायद उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। शाहवेज़ ने दोनों बाजुओं से उसको अपने हिसार में ले लिया। आगे शाहवेज़ था, पीछे दीवार थी और दाएं बाएं उसके मजबूत बाजू। उसने अपना चेहरा मज़ीद करीब किया। शाहवेज़, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हाथों की मदद से उसके फौलादी जिस्म को पीछे करना चाहा, मगर उसके नर्म व नाजुक हाथ उसके फौलादी सीने के आगे बेबस व लाचार थे। उसने अपने लब इसके कान के तरफ किए। इस पर एक लम्हे के लिए खुद तारी हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। ज़बान से नहीं नहीं के अल्फाज जारी है। उसकी सांसें अब वो महसूस कर सकती थी। जुल्फ़े सांसों ने पीछे कर दी।
कर दी थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। आहिस्ता से सरगोशी की और पीछे हट गया। शाहवेज़, उसने एक घूंसा उसके सीने पर मारा। शाहवेज़ के कहे फिज़ा में गूंजने लगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उसकी सांसें फूली हुई थी, वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। मुझे लगा कि तुम, वो कुछ कहते कहते रुक गई। क्या लगा तुम्हें? ओह, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ। उसने हाथों से एक ज़ोरदार ताली मारी और कहकहा लगाकर उसका मजाक उड़ाया। यार, हद होती है। वो उसकी हालत पर हंस रहा था। हंस लो, अपने आप को संभाला देने की कोशिश कर रही थी। वैसे अगर तुम चाहो तो अब करूं? 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए तो उसने एक ज़ोरदार घूंसा फिर से उसके सीने पर मारा। अरे यार, इतना गुस्सा! अभी से ज़ख्मी कर दिया तो शादी के बाद अपना तकिया कैसे बनाओगी? शाहवेज़ के बच्चे। उसने सोफे से कुशन उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। वो मुसलसल हंसता जा रहा था। उसकी ये हालत वाकई हंसने के काबिल थी। मैं जा रही हूँ। उसके कहे बंद नहीं हुए तो उसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जो सूदमंद साबित हुआ। अच्छा, अब नहीं। वो सरप्राइज़ तो देखती जाओ। उसका सांस भी फूल चुका था। इसके कदरे लंबे सांस लेने के बाद शेल्फ से एक कार्ड उठाकर उसे थमाया। क्या है ये? उसने हैरानी से पूछा। खुद देख लो। मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा रहा। उसने कार्ड को खोला तो वहाँ निहायत ही खूबसूरत अंदाज में शाहवेज़ और सुंबल का नाम लिखा हुआ था। ये क्या? उसने हैरत से इस्तफसार किया। भाई, हमारी शादी का कार्ड है, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें ये शादी नहीं करनी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर? आंखें उचकाते हुए उसकी तरफ देखा। शादी तो तुमसे ही करनी है, मगर वगर कुछ नहीं। अब हम शादी कर रहे हैं, बस ये फाइनल हो चुका है। लेकिन पहले तुमने ही तो कहा था कि पहले मैं अपनी स्टडी मुकम्मल करूँ, बाद में हम शादी करेंगे। और आज वो अपनी बात पूरी ना कर पाई। देखो सुंबल, ये बात ठीक है कि मैंने ही तुमसे कहा था कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, मगर अब मैं ही तुमसे कहता हूँ कि तुम मुझसे अभी शादी करो। उसके चेहरे पर संजीदगी आ गई। देखो सुंबल, अम्मी अब्बू के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। मैंने कई साल इसी अकेलेपन में गुजार दिए हैं। लेकिन अब मुझसे ये तन्हाई मज़ीद नहीं सही जाती। मुझे किसी के साथ की ज़रूरत है जो मुझे इस तन्हाई से बाहर लाए। मुझे किसी अपने की ज़रूरत है जो मेरे अकेलेपन को दूर करे, जो हमेशा मेरे साथ रहे। बस यही वजह है। अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स भी नहीं करूँगा। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। नहीं शाहवेज़, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर तुम्हारी खुशी अभी शादी करने में है तो मैं अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज़ है और कुछ नहीं। ये बातें सुनकर वो खुशी से पलटा। और हाँ, मैं इसलिए भी शादी करना चाहता हूँ ताकि कोई मेरे सीने को अपना सरहाना बनाए। और फ़ौरन फुलझड़ी छोड़ी। और के बच्चे। उसने कार्ड्स को ज़ोरों से उसके सीने पर दे मारा। बच्चे तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। दूसरी फुलझड़ी छोड़ी। दरवाजे पर रिंग हुई तो उग्बी किचन से बाहर आई। अब दूसरी तरफ वो अभी भी जोहाब के लिए जूस बनाकर फारिग हुई थी। दरवाजे पर डॉक्टर साहब थे। आइए डॉक्टर साहब, जोहाब को बहुत तेज़ बुखार है। मैंने थर्मामीटर से चेक किया था, अभी 5 मिनट पहले 102 था। अब आप खुद देख ले। जोहाब के बेडरूम में जाते जाते उसने सब कुछ डॉक्टर को बता दिया। जोहाब कमरे में ऊँग रहा था। उसके हाथ बेसुध उसके सीने पर पड़े थे। डॉक्टर ने उसके नब्ज़ को देखा, उसकी आंखों का जायज़ा लिया और फिर उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। कितने अरसे से है बुखार? ब्लड प्रेशर चेक करते हुए डॉक्टर साहब ने इस्तफसार किया। जी 1 हफ्ते से। क्या 1 हफ्ते से? और तुमने मुझे बताया ही नहीं। 1 हफ्ते का सुनकर उग्बी ने उसे झाड़ा। इतने में डॉक्टर साहब ने पर्ची पर मेडिसिन तजवीज़ कर दी और फिर पर्ची उग्बी के हाथों में थमा दी। ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, आप इनको ये देते रहिएगा। घबराने की तो कोई बात नहीं है ना? उग्बी ने परेशानी में पूछा। जोहाब उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। नहीं, इतनी सीरियस कोई बात नहीं, बस बुखार है, इंशाल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए डॉक्टर कमरे से बाहर आ गए। मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़कर आती हूँ। ये सुनकर जोहाब ने इस बात में सर हिला दिया। वो कराहते हुए सीधे लेटने की कोशिश की। कुछ देर में एक ट्रे में जूस और मेडिसिन रखे वो बेडरूम में आई। उसे सहारा देकर बिठाने की कोशिश की। मैं खा लूँगा, तुम जाओ। अपनी आदत से मजबूर इस बार भी उसने यही अल्फाज कहे। तुम आराम से खाओ, नसीहत वगैरह बाद में देते रहना। ओके। अपने सामने उसको मेडिसिन दी और जूस पिलाया। गुड, अब आराम से लेट जाओ। उसके लेटते ही
इसको लिहाफ उड़ा दिया। वो तो पहले से ही गुनूदगी के आलम में था और फिर मेडिसिन लेने की वजह से मज़ीद गुनूदगी छा गई। लेटते ही उसकी आंखें बंद होने लगी। उसको आराम करता देखकर उसने आहिस्ता से ट्रे उठाई और कमरे को लॉक करके बाहर आ गई और इर्द गिर्द की चीज़ों का जायज़ा लिया। हर शय बिखरी पड़ी थी। जराबें सोफ़े पर पड़ी थी, बुक्स भी टेबल पर बिखरी पड़ी थी, पेन और बॉल पॉइंट जगह जगह बिखरे हुए थे। तौबा है, क्या हाल बना रखा है, दिल में सोचा और फिर कमर बांध कर सफाई शुरू कर दी। हर चीज़ को उसकी मुकर्ररा जगह पर रखा। वो ज़ोहाब की तीमारदारी में इस कदर महू थी कि कब रात हुई उसे खबर ही ना हुई। पुरसुकून माहौल में मोबाइल की रिंग ने मखल किया। उफ, फ़ौरन लपक कर मोबाइल उठाया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, उसने धीमे लहजे में कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ हो तुम? रात हो गई है, अभी तक घर क्यों नहीं आई? मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था। फ़ोन से आवाज़ आई। अम्मी, वो दरअसल एग्ज़ाम्स नज़दीक है ना, इसलिए मैं तैयारी के लिए नादिया के यहाँ आ गई हूँ और आज की रात यहीं रहूँगी। उसने नहायत धीमे लहजे में झूठ बोला। लेकिन बेटा, पहले बता तो दिया होता। अम्मी, याद ही नहीं रहा, लेकिन अपना ख्याल रखना। उनकी आवाज़ में नरमी थी। ओके अम्मी, अल्लाह हाफिज़। ये कहकर उसने फ़ोन ही बंद कर दिया था कि उसके कानों में ज़ोहाब की आवाज़ गूंजी। पानी पानी। वो फ़ौरन किचन से पानी का एक गिलास लेकर ज़ोहाब के बेडरूम में आई। वो नीम गुनूदगी में था, आंखें बंद थी। एक घूंट उसको पिलाया और गिलास साइड टेबल पर रखकर वापस मुड़ी तो उसके दुपट्टे में खिंचाव पैदा हुआ। वो एक कदम आगे बढ़ी तो दुपट्टा पीछे की तरफ सरकने लगा। उसने अपने गले पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखा तो उसका दुपट्टा ज़ोहाब के हाथ में था। वो नींदों में उसका दुपट्टा मजबूती से पकड़े हुए था। उसने अपना दुपट्टा छुड़ाने की पूरी कोशिश की मगर नाकाम रही। उसने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। मासूम सा चेहरा, दुनिया व माफिया से बेखबर, अपनी धुन में खिला हुआ फूल जो प्यार की खुशबू बिखेर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से का एक शिकन भी बाकी नहीं था। इसकी बिखरी जुल्फ़ें उसकी आंखों पर छाई हुई थी। उसके जज्बात मचलने लगे। अपने हाथ को उसकी जुल्फ़ों तक बढ़ाया और जुल्फ़ों को आंखों से पीछे करना चाहा तो ज़ोहाब ने नींद में ही उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आई लव यू, वो बड़बड़ाया। उसके हाथों की गर्मी उसके जिस्म में सराहियत करने लगी। सांसों ने भी रफ्तार पकड़ ली। अगर वो कुछ लम्हे मज़ीद वहाँ रहती तो शायद अपने आप पर कंट्रोल खो बैठती, लेकिन उसने अपने हवास को मुज्तमा किया और हाथ को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराया, मगर दुपट्टे को आज़ाद ना करवा सकी। उसने दुपट्टे को वहीं गिराया और भागते हुए किचन में चली गई, मगर ज़ोहाब के ख्यालों ने वहाँ भी उसका पीछा किया। पानी का गिलास उठाया और बोतल से उसमें पानी उंडेलते हुए उसका ध्यान ज़ोहाब के हसीन जुल्फ़ों की तरफ था। वो अभी भी उसकी गर्मी को महसूस कर सकती थी। उसकी सांसें जो उसके हाथों से मसकी थी अभी भी महसूस की जा सकती थी। नींदों में जो बड़बड़ाया था वो सही से सुन नहीं पाई। वो उसे समझने की कोशिश में थी। ओह, ये क्या हुआ? ख्यालों में उसे मालूम ही ना हुआ कि उसने सारा पानी अपने ही कपड़ों पर उंडेल दिया। इसके कपड़े मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। ये तो सारे कपड़े गीले हो गए, अब क्या पहनूं मैं? अपने कपड़ों को झाड़ा मगर पानी की पूरी बोतल उसके कपड़ों पर गिर चुकी थी। वो दूसरे कमरे में गई और अलमारी खोली, मगर वहाँ धूल के सिवा कुछ न था। पूरा कमरा खाली था। वो बाहर आई और इधर उधर देखा तो उसकी नज़र सामने एक स्टोर पर पड़ी। वो इसके पास गई। वहाँ ताला लगा हुआ था। इस बात ने उसे तशवीश में डाल दिया। लॉक, वो भी स्टोर पर, अजीब बात है। उसने इधर उधर देखा। एक तरफ चाबियों का गुच्छा पड़ा था। उसने ताला खोला और अंदर दाखिल हुई। अंदर काफ़ी अंधेरा था। उसने दीवार पर हाथ मारते हुए स्विच ऑन किया और पूरा कमरा रोशन किया। अंदर की अशिया को देखकर उसे खासी हैरत हुई। घर में हर शय बिखरी हुई थी। कोई भी चीज़ अपनी मुकर्ररा जगह पर ना थी, मगर इस कमरे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि ये उसी का घर का हिस्सा है। हर शय अपनी मुकर्ररा जगह पर थी। हर शय साफ़ सुथरी थी। वहाँ कुछ गुलदान थे जिसमें मुरझाए हुए गुलाब थे। वो गुलाब खुद तो फना हो चुके थे मगर अपनी खुशबू को इस कमरे के सुपुर्द कर गए थे। हर शय से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो आगे बढ़ी, फूलों को हाथ में लिया तो सूखी हुई पत्तियां नीचे गिरने लगी। वो सिर्फ फूल ही नहीं थे, वो यादें थीं, बिखरी हुई यादें जो इस कमरे में महफूज की गई थी। ऐसी यादें जिनको तारीकी पसंद थी, तारीकी में रहना पसंद था, मगर आज की रात ने इस तारीकी को फना कर दिया, इन यादों को रोशन कर दिया। वो हैरत से कमरे में मौजूद हर शय को देख रही थी। हर शय
कुछ में यादें पोशीदा थी, हर शय की एक अलग कहानी थी। वो महसूस कर सकती थी मगर समझने से कासिर थी। सामने एक फ्रेम था जो उल्टा पड़ा था, शायद माजी को उल्टाया गया था, मगर अब तो हाल में आने का वक्त था। वो धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ी, फ्रेम को उल्टा कर पलटाया तो दो अक्स नजर आए, हंसते मुस्कुराते अक्स, एक दूसरों को बाहों में लिए हुए अक्स। वो शशोपंज में मुब्तला थी। ये किसकी तस्वीर है? कुछ लाल रंग के पर्दे थे जो माजी पर गिराए हुए थे। उसने पास जाकर उन्हें महसूस करना चाहा, सच्चाई जानना चाहिए, मगर इस बार भी वो कुछ समझ न पाई। एक अलमारी थी जो महक रही थी यादों की खुशबू से। वो उसके पास गई और उसको झटके से खोला। वहाँ सिर्फ दो चीज़ें थी, एक दराज और एक एल्बम। उसने एल्बम उठाया और बेड पर आ बैठी। एल्बम का कवर हसीन और जमील था, मिट्टी का एक जर्रा भी उसको छू नहीं पाया। ऐसा मालूम होता था जैसे कोई रोज़ाना इसकी सफाई करता हो। उसने एल्बम को खोला तो सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हर तस्वीर में जोहाब था, उसका जोहाब, संजीदा और नाक पर गुस्सा रखने वाला जोहाब। लेकिन जो तस्वीर में जोहाब था वो उसका जोहाब नहीं था। उसके चेहरे पर हंसी थी, मुस्कुराहट थी, एक खुशी थी, एक लहर थी। जोहाब का ये रूप उसने पहली बार तस्वीरों में देखा था। आंखें मोती की तरह चमक रही थी पर नम थी, मगर उसने अपने आंसू जब्त किए। कुछ तस्वीरें फटी हुई थी, जैसे माजी की तल्ख हकीकत को भुलाने की कोशिश की हो। वो जैसे ही एल्बम को बंद करने लगी तो उसकी नज़र आखिरी तस्वीर पर पड़ी। वो सही सलामत तस्वीर थी। ब्लैक जीन्स और ब्लैक बनियान के साथ वो किसी लड़की को अपनी बाहों में लिए हुए था। लाल रंग के जोड़े में वो उसके सीने के बिल्कुल करीब थी। उस लड़की की सांसें जोहाब के फौलादी सीने से टकरा रही थी। वो कौन थी? सिर्फ आधा चेहरा तस्वीर में था, आधा चेहरा उसने जोहाब के सीने से ढका हुआ था। जोहाब के दोनों बाजू उसके कमर के गिर्द हमायल थे। उस तस्वीर को एक पल के लिए भी वो मजीद देख नहीं सकती थी। उसने फ़ौरन एल्बम बंद किया और उसे अलमारी में रख दिया। आंखों से अश्क जारी हो गए। उसने दराज खोला तो वहाँ एक खूबसूरत लाल रंग का जोड़ा था, खूबसूरत, हसीन और जमील जोड़ा। ये देखकर उसे एक और झटका लगा। ये नहीं हो सकता। एक के बाद एक कड़वा सच उसके सामने आ रहा था। वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने उस जोड़े को उठाया। सब्ज रंग के मोती सियाह रात में भी देखे जा सकते थे। उससे बाहर एक खड़का महसूस हुआ। उसने अपने ख्यालों से बाहर आने की कोशिश की। वो उसका वहम था, मगर उसने सच से भागने के लिए उसे सच समझा और जोड़ा लेकर बाहर आ गई। अब माजी। लेकिन डैड, एक बार मुझसे पूछा तो होता आपने। जोहा पिछले आधे घंटे रफ़ीक ने वजह पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उन्होंने उसके लिए रिश्ते ढूंढने में इतनी जल्दी क्यों की। जोहाब, मैंने कितनी बार कहा है कि बड़ों के फैसलों में दखलंदाजी नहीं करते। हर बार की तरह उन्होंने आज भी यही घिसा पिटा जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन डैड, शादी मैंने करनी है, आपने नहीं। जो आपने मेरे लिए अपनी मर्जी से ढूंढा है वो बस सोचता ही रह गया। दिल ने तो चाहा कि कुछ कहे, मगर वो अभी बात को मजीद नहीं बिगाड़ना चाहता था। अपना सा मुँह लिए वो एक तरफ सोफे पर बैठ गया। वो कुशन पर अपना गुस्सा उतारने लगा। रफ़ीक अखबार पढ़ते हुए कुन अखियों से उसे देखते रहे और उसके बदलते तेवर को भी जायज़ा ले रहे थे। आखिर अखबार को एक तरफ रखकर उसके पास जाकर उसे बालों को हल्का सा सहलाया। जोहाब मेरी जान, इतना गुस्सा नहीं होते। हमने कोई तुम्हारी शादी कर दी है क्या? सिर्फ बात ही तो की है, और मंगनी भी सिर्फ उन्हीं के कहने पर कर रहे हैं। वो भी इसलिए कि शफीक को किसी काम से इंग्लैंड जाना पड़ रहा है और 1-2 साल तक वापसी मुमकिन नहीं। बस इसलिए उनका दिल चाह रहा है कि जाने से पहले मंगनी हो जाए। और जहाँ तक शादी की बात है, वो अभी तुमसे छोटे हो। अभी तुम छोटे हो। पहले FSC तो कर लो बेटा। शादी के लड्डू खाने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। उसकी नाक को प्यार से भींचा। डैड, मैं शादी की बात नहीं कर रहा। उदास चेहरे पर एकदम खुशी की लहर दौड़ आई। और वैसे भी बेटा, ये उम्र कच्ची होती है। इसी उम्र में इंसान बनता है और इसी उम्र में बिगड़ता है। ये मंगनी का मकसद हमारा सिर्फ इतना था कि तुम किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़ो। तुम्हारा उठाया एक कदम तुम्हारे डैड का सर शर्म से झुका देगा। सिर्फ बेटियां ही माँ बाप की इज्जत नहीं होती, बल्कि बेटे भी माँ बाप का सर या तो फ़ख्र से ऊंचा करते हैं या फिर शर्म से झुका देते हैं। निगरानी की दोनों को ज़रूरत होती है। दोनों नाजुक कलियों की मानंद होते हैं। किसी एक की तरफ झुक जाने से दूसरी कली खिलने
से पहले ही मुरझा जाती है। वो उसे प्यार से समझा रहे थे मगर वो समझने से कासिर था। कदम तो उसने उठा लिया था मोहब्बत की जानिब, घर से बाहर की दुनिया तो वो देख चुका था, बस अब उसमें रंगना बाकी था। उसे अपने डैड की कोई बात समझ ना आई। बस एक ख्याल उसके जहन में खटक रहा था, वो ख्याल था सखा का। किन ख्यालों में गुमसुम हो बेटा जी? क्लास में बैठा वो सखा के बारे में ही सोच रहा था कि हारिस एक ज़ोरदार थपकी से मखल किया। हारिस यार, मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। उसने बेनियाजी से उसका इस्तकबाल किया। वाह रे, अब मंगनी होने जा रही है तो अपने तेवर ही बदल लिए। मतलबी दुनिया इस मसनूई खुफगी का इजहार किया। हारिस, तुम तो जानते हो, कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो, मेरे जले पर नमक तो ना छिड़को। उसने अपना सर उठाकर सरसरी निगाह उस पर डाली। वैसे तुम्हारी किस्मत कितनी भाग्यशाली है, एक तरफ घरवाली तो दूसरी तरफ बाहर वाली। मज़े ही मज़े, एक साथ दो दो, और हम बेचारों को अभी तक एक भी नहीं मिली। तुझे तो। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता ज़ोहाब ने मदाखलत की। यार, अगर कोई अच्छा सा मशवरा नहीं दे सकते तो कम से कम खामोशी रहो, मेरे लिए मज़ीद टेंशन मत पैदा करो। ज़ोहाब ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। बेटा, मैं टेंशन नहीं पैदा कर रहा बल्कि तुझे मशवरा ही दे रहा हूँ, भूल जाओ उसे। उसने उसके शानों पर हाथ रखा। नहीं भूल सकता उसे, आई समझ में बात? शी इज़ माई फर्स्ट लव, आई लव हर वेरी मच। सुना तुमने? आई लव हर वेरी मच, उसने दो टोक कहा। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा। नो, मैं कभी उसे नहीं भूल सकता। पहली मोहब्बत को कोई नहीं भूल सकता। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर गुजरूंगा, मगर सखा के अलावा किसी को अपनी ज़ात में शरीक नहीं करूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, अंडरस्टैंड? उसने बात ही ख़त्म कर दी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आखिर क्या हुआ था सखा की और ज़ोहाब की मोहब्बत का। आखिर वो लोग क्यों अलग हो गए, आखिर आज की तारीख में ज़ोहाब की ये हालत क्यों है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।